friends, welcome back. Hope you all are good. Today we are going to continue first chapter of microeconomics and इस chapter का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वो कर्व है जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताता है। किन के कॉम्बिनेशन बताता है? टू गुड्स के, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से। हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम टू गुड्स का प्रोडक्शन किन किन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में कर सकते हैं, वो हमें बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है फार्मर के पास। फार्मर उसमें प्रोड्यूस करना चाहता है व्हीट और राइस। फार्मर इन दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता है अपने इस लैंड पे। अब वो डिसाइड करेगा कि वो कितने लैंड में व्हीट का प्रोडक्शन करे और कितने लैंड में वो राइस के प्रोडक्शन करे। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हो सकता है वो 50% लैंड में व्हीट का प्रोडक्शन कर ले और हो सकता है 50% लैंड में राइस का प्रोडक्शन कर ले, या फिर हो सकता है वो 20 में वो व्हीट का कर ले या फिर 80 में वो राइस का कर ले। बहुत सारे कॉम्बिनेशन सकते हैं। ये तो मैंने दो कॉम्बिनेशन बताया। हो सकता है वो 40% राइस का कर ले या फिर 60% व्हीट का प्रोडक्शन कर ले। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमें वो कॉम्बिनेशन बताता है कि वो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनको यूज करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं टू गुड्स का। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हैं तो हमें कुछ असम्पशंस लेने होते हैं। फर्स्ट रिसोर्सेज आर गिवन। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज करेंगे वो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और वो गिवन है। मतलब जितने हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है हम सिर्फ उन्हीं को यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। ना हम रिसोर्सेज को कम कर सकते और ना हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते, वो गिवन रहेंगे। एंड गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। और जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। मतलब रिसोर्सेज का कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा। जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनका पूरा यूज हो रहा है प्रोडक्शन करने में। एंड थर्ड इज टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोडक्शन करने में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो कांस्टेंट रहेगी। एंड फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ ओनली टू गुड्स। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब पीपीसी पढ़ते हैं तो सिर्फ वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ दो गुड्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में। अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। अब इकोनॉमी में टू गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, राइस का एंड व्हीट का। तो हम देखते हैं कि वो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिस कॉम्बिनेशन को यूज करके इकोनॉमी इन दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ए। कॉम्बिनेशन ए में क्या हो रहा है कि इकोनॉमी ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो उसने व्हीट के प्रोडक्शन में यूज कर दिए। अब उसने सारे रिसोर्सेज व्हीट के प्रोडक्शन में यूज कर दिए तो राइस का जो प्रोडक्शन है वो 0 यूनिट्स का हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ए में व्हीट का 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन है एंड राइस का 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन है। ये था कॉम्बिनेशन ए। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन बी में क्या होता है। कॉम्बिनेशन बी में इकोनॉमी ने क्या किया है, उसने राइस का थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि अब उसने राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, उसके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो उसे व्हीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्योंकि जो उसने रिसोर्सेज व्हीट के प्रोडक्शन में यूज किए थे अब उसे थोड़े से रिसोर्सेज ट्रांसफर कर दिए राइस के प्रोडक्शन में, क्योंकि उसे राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करना था। तो जब उसने राइस का प्रोडक्शन 0 से 1 यूनिट का किया, 1 यूनिट उसने राइस का प्रोडक्शन किया तो उसे व्हीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ा। तो व्हीट का प्रोडक्शन कितना हो गया? 10 से 9 यूनिट्स हो गया। ये था कॉम्बिनेशन बी। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन सी में क्या हो रहा है। अब कॉम्बिनेशन सी में इकोनॉमी ने राइस का प्रोडक्शन थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। तो अब उस राइस का कितना प्रोडक्शन हुआ? 2 यूनिट्स का। अब क्योंकि फिर से कॉम्बिनेशन डी की तरह उसने यहाँ पे भी क्या किया, उसने थोड़े से रिसोर्सेज अपने शिफ्ट कर दिए व्हीट के प्रोडक्शन से राइस के प्रोडक्शन में, तो व्हीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो अब व्हीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है? 7 यूनिट्स का। ऐसे ही कॉम्बिनेशन डी एंड सी में इकोनॉमी ने राइस के प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया तो उसने क्या देखा कि व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसका मतलब देखते हैं कि वो क्या होता है। जब फर्स्ट गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सेकंड गुड के प्रोडक्शन की यूनिट्स को डिक्रीज करना होता है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये तो थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। प्रोडक्शन के फर्स्ट गुड के प्रोडक्शन की 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे राइस का 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है 0 से 1, तो 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड का कितनी यूनिट्स उसने सेक्रीफाइस किए उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट?
फर्स्ट गुड के प्रोडक्शन की एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है सेकंड गुड के प्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमी ने राइस का फर्स्ट एक यूनिट इंक्रीज किया, तो यहाँ पे वीट का एक यूनिट से सेक्रीफाइस करना पड़ा। कितना यूनिट सेक्रीफाइस हुआ, -1 यूनिट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज एमओसी क्या होगा, 1। अब यहाँ पर सेकंड सी कॉम्बिनेशन में इकोनॉमी ने राइस का एक यूनिट प्रोडक्शन और इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे एक यूनिट इंक्रीज किया था, यहाँ पे इसने एक यूनिट फिर से इंक्रीज कर दिया। तो अब कितना डिक्रीज हुआ वीट के प्रोडक्शन में, 3 यूनिट्स, सॉरी आई मीन 2 यूनिट्स। 9 - 7 दैट इज 2 यूनिट्स। तो एमओसी क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स। ऐसे ही इस वाले कॉम्बिनेशन में इकोनॉमी ने राइस का एक यूनिट प्रोडक्शन और इंक्रीज कर दिया, 2 से अब उसका प्रोडक्शन कितना हो गया, 3 यूनिट्स का, एक यूनिट और इंक्रीज कर दिया। तो वीट के प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, 7 - 4 3 यूनिट्स। तो एमएससी हो जाएगा 3 यूनिट्स। तो मतलब फर्स्ट गुड के प्रोडक्शन की एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए जो हमें सेकंड गुड के प्रोडक्शन की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। तो हमारे पास जो कर्व आ रहा है, ये वाला जो कर्व आ रहा है, सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पॉइंट्स प्लॉट करना तो आप सबको आता ही होगा, राइस का 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन है एंड वीट के 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। एंड सेकंड कॉम्बिनेशन में राइस का प्रोडक्शन हो रहा है 1 यूनिट का, तो 1 आ जाएगा एक्स एक्सिस पर, एंड वीट का प्रोडक्शन हो 9 यूनिट्स का, तो वाई एक्सिस पर 9 यूनिट, सेकंड पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ऐसे हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दिए। तो ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, जिस कॉम्बिनेशन को यूज करके इकोनॉमी 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है अलग अलग डिफरेंट वेज में। तो ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद यहाँ पर आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यही पॉइंट हमें हेल्प करता है, आई मीन इकोनॉमी को हेल्प करता है 2 गुड्स के प्रोडक्शन को चूज करने में कि वो किन किन कॉम्बिनेशन को यूज करके प्रोडक्शन करे। अब हम पीपीसी की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। ये जो पीपीसी कर्व होता है ये डाउनवर्ड, इसकी जो शेप है वो डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स जो पीपीसी कर्व है उसकी वो डाउनवर्ड है, ऊपर से वो नीचे आ रहा है, एंड डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हम जो 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हम किसी फर्स्ट गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो हमें सेकंड गुड के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना ही करना होता है। हम दोनों गुड्स के प्रोडक्शन साथ साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं इकोनॉमी में और हम चाह रहे हैं कि हम किसी दूसरे गुड के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करें, तो जो फर्स्ट गुड का प्रोडक्शन है वो हमें डिक्रीज करना ही करना होता है। इसलिए जो पीपीसी का जो कर्व है उसकी शेप डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सेकंड गुड के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना ही करना होता है। That's why the slope of the PPC curve is downward from left to right. Now the second property is it is concave to the point of origin. ये जो PPC curve है, अगर हम इसको origin से देखेंगे तो इसकी जो शेप है वो कॉन्केव है। अगर हम इसको origin से देखेंगे तो इसकी शेप है वो ऐसी है, इस टाइप की शेप है। That is it is concave to the point of origin. और इसका रीजन क्या होता है कि जो marginal opportunity cost है, जब हम एक गुड की यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो हमें सेकंड गुड की यूनिट को डिक्रीज करना होता है प्रोडक्शन में। तो जो सेकंड गुड की यूनिट्स जो डिक्रीज हो रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे होते हैं। दैट मीन्स जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो एमओसी है, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देखा था एमओसी 1 था, जब हमने राइस की एक यूनिट को इंक्रीज किया था तो वीट के हमें सिर्फ एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। लेकिन जब हमने राइस का एक और यूनिट इंक्रीज किया प्रोडक्शन करने के लिए तो हमने क्या देखा कि हमें वीट के 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा। एमओसी पहले 1 था, फिर एमओसी 2 हो गया। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या देखा, जब हमने राइस की एक और यूनिट को इंक्रीज किया तो जो वीट का प्रोडक्शन है वो हमें फिर से एक और यूनिट कम करना पड़ा। दैट मीन्स 3 यूनिट्स हमें वीट के कम करने पड़े। तो जो एमओसी है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, एंड नेक्स्ट वाले में 4 हो जाएगा। जब हम राइस की एक और यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे तो जो ई वाले कॉम्बिनेशन में जो एमओसी है वो 4 यूनिट्स हो जाएगा। तो जो एमओसी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए जो पीपीसी की जो शेप होती है वो कॉन्केव होती है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो दीज वर द 2 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। जब अगर सिर्फ क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और उसके बारे में शेड्यूल पूछे, ग्राफ पूछे, तो आप सिर्फ इतना लिख के आएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, देन आप अजम्पशंस लिखेंगे, उसके बाद शेड्यूल बनाएंगे,
एंड ग्राफ तो इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ आप बहुत ध्यान से बनाएंगे, आप प्रॉपर लेबलिंग करेंगे, आप अपने गुड्स का नाम लेबल करेंगे, कौन से गुड्स एक्स एक्सिस पे देने हैं और कौन से गुड्स का नाम आपको वाई एक्सिस पे देना है, और कर्व की शेप बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए एंड प्रॉपर लेबलिंग आपकी ग्राफ में होनी चाहिए। और उसके बाद आप प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अगर क्वेश्चन में अलग से प्रॉपर्टीज पूछी हुई है तो। सो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक मैं डिस्कस करती हूँ आपको उनके नोट्स भी चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।